तो आज हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को शॉर्ट फॉर्म में आईबीडी भी बोलते हैं और ये जनरली गैस्ट्रो सिस्टम की डिसऑर्डर है, डिजीज़ है और ऑटोइम्यून डिजीज़ में आता है ये। अब आईबीडी के जनरली दो पार्ट में डिवाइड है आईबीडी। एक क्रॉन्स डिजीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब पहले हम लोग ये समझते हैं कि आईबीडी होता क्यों है। अब आईबीडी जनरली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अगर हम कॉजेज देखें मेडिकल साइंस में, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिनके कोई पर्टिकुलर कॉज डिफाइन नहीं हो पाते, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं या कॉज अननोन रहता है, इडियोपैथिक रहता है। तो आईबीडी का ऐसा ही एज सच कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं मिलता अभी तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर कॉज नहीं मिला है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ये कहा गया है कि जो हमारे होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हम लोग एक्वायर करते हैं एनवायरनमेंट से, और जो हमारे गट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनमें एक कंबाइंड रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब ऑल्ट्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस ऑल्ट्रेशन को ओवर रिएक्ट करने लगता है। अब उस ओवर रिएक्शन की वजह से धीरे धीरे इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इन्फ्लेमेशन के बाद जब वो प्रोलॉन्ग फॉर्म में चला जाता है, पुराना हो जाता है, धीरे धीरे क्रोनिक हो जाता है, तो धीरे धीरे वहाँ पे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है और प्रॉपर आईबीडी की एक फॉर्म डेवलप हो जाती है। तो अब हम लोग पहले क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस को देखते हैं। अब क्रॉन्स डिजीज़ अल्सरेटिव कोलाइटिस में डिफरेंस क्या है? क्रॉन्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है उसमें बेसिकली सीकम और इलियस पोर्शन ज़्यादा इफेक्ट रहता है, और इंटेस्टाइन जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में इफेक्ट नहीं रहता है, जैसे लगातार पूरा एक इंटेस्टाइन का पोर्शन इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। स्कैटर्ड वे में, पार्ट्स में क्रॉन्स डिजीज़ में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात करें, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका रेक्टम रीजन जो है वो इफेक्ट रहता है, और एक कंटिन्यूअस वे में, पूरा कंटिन्यूअस एक लेंथ में वो इफेक्ट रहता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो एलिमेंट्री कनाल की जो लेयर है वो जो इफेक्ट होती है वो सब म्यूकोजा होती है, मतलब सुपरफिशियल लेयर होती हैं, जो अब ऊपर की जो लेयर होती हैं वो इफेक्ट होती हैं। और वही अगर हम क्रॉन्स डिजीज़ में देखें तो डीपर लेयर ट्रांसम्यूरल सेरोसा, बेसिकली ट्रांसम्यूरल लेयर जो होती है वो इफेक्ट रहती है। इसी वजह से क्रॉन्स डिजीज़ में जो अल्सर्स होते हैं वो डीप होते हैं और नाइफ लाइक शार्प होते हैं, शार्प पॉइंटेड डीप पंक्चर टाइप। वाइल अगर हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखें तो उसमें जो अल्सर होते हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे रहते हैं, उनका अल्सर उतना डीप नहीं रहता। अब इनके हम साइन सिम्टम्स पे अगर आएंगे, सिम्टम्स पे, तो क्रॉन्स डिजीज में शार्प पेन होता है, ब्लडी स्टूल होता है, प्रोफ्यूज डायरिया होता है, हिमरेज ज़्यादा होता है, सीवियर पेन रहता है, टेनेस्मस बहुत ज़्यादा रहता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस में इसी की कंडीशन थोड़ी सी माइल्ड फॉर्म में रहती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में कैंसर होने का चांस स्मॉल इंटेस्टाइन का या बावेल का एज कंपेयर टू क्रॉन्स डिजीज़ कम रहता है, और क्रॉन्स डिजीज़ में अगर हम देखें तो कैंसर होने के चांस जो है ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अल्सर में फिर धीरे धीरे टेंडेंसी बनने लगती है कि वो कैंसर की तरफ चले जाएं। अब ये हमने शॉर्ट में बताया कि क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस में बेसिकली होता क्या है। और अगर हम देखें तो इसमें पेशेंट को माइल्ड डायरिया, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं दोनों के वो बता रहे हैं। पेशेंट्स को माइल्ड डायरिया होता है, हल्का फीवर होगा, टेनेस्मस रहेगा, बार बार मरोड़ रहेगी, स्टूल करने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि फिर से जाएं, बार बार क्रैम्प्स रहेंगे, ब्लडी स्टूल रहेगा, बर्निंग रहेगी, सीवियर पेन हो सकता है, माइल्ड टू सीवियर पेन हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम है। फिर जब ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा तो पेशेंट इमेसिएटेड हो जाएगा और आयरन डिफिशियंसी हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स जो हैं प्रीडोमिनेंट होने लगेंगे, वेट लॉस होगा, कैकेक्सिया की कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस का
शॉर्ट में हमने बताया। अब ये प्रीडोमिनेंटली होते कहाँ पे, अगर हम देखें तो क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस की एपिडेमियोलॉजी जहाँ पे ये इनकी अक्रेंस ज़्यादा है वो नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा है। एशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यहाँ पे अभी इनकी प्रीडोमिनेंसी उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, लेकिन यहाँ पे भी अब बहुत ज़्यादा ये डेवलप हो रहा है आईबीडी। और ये भी देखा गया है कि क्रॉन्स डिजीज़ का जो ये डिजीज़ है ये फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और जो एज है वो टीनेज से लेकर 25 ईयर्स में इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है डेवलप होने की। तो ये क्रॉन्स डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस का बेसिक हमने एपिडेमियोलॉजी बताया है और इसके साइंस एंड सिम्टम। अब इसका अगर हम देखें तो एज सच मेडिकल साइंस में अभी एलोपैथी में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर। लास्ट सीवियर क्रिटिकल केसेस में सर्जरी होती है और मैनेजमेंट रहता है, लेकिन एज सच इसका कुछ क्योर नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा क्योर है, बहुत ईजिली रिजल्ट मिलता है, बहुत ईजिली मैनेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट की डीप केस टेकिंग नेसेसरी होती है और फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट जो इंडिकेटेड रेमेडी होती है वो स्टार्ट की जाती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है और पेशेंट फिर रिकवर करता है। तो आगे हम बताएंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़ की जो इंडिकेटेड रेमेडी हैं वो कौन कौन सी हैं सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे, और फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट कॉमन रेमेडी निकल कर आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेमेडी बताने का पर्पस है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, ये बताने का पर्पस नहीं है कि कोई पेशेंट अगर ये वीडियो देख रहा है और वो सफ़र कर रहा है तो वो जाके वो रेमेडी ले ले। विदाउट एडवाइस, विदाउट कंसल्टेशन कोई भी रेमेडी आप लोग को नहीं लेनी।